पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत इलियट का मूल्यांकन और ये इलियट पर अंतिम चर्चा है। मूल्यांकन। इलियट आधुनिक युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ कवि हैं बल्कि आलोचनात्मक चित्तवृत्ति के समर्थ व्याख्याता भी हैं। उनकी अधिसंख्य कृतियां आज के विसंवादी और व्यवस्थाहीन विश्व में संवाद और व्यवस्था लाने के प्रयोजन से प्रेरित हैं। उनके प्रसिद्ध काव्य वेस्टलैंड का उपसंहार होता है वृद्ध आरण्यक उपनिषद के इस उद्धरण से, दत्त दयध्वम दमयत शांति शांति शांति। किसी भी रचना का उपसंहार वाक्य साभिप्राय होता है क्योंकि लेखक उसमें कथ्य की अंतिम छाप छोड़ना चाहता है। वृहदारण्य के इस उद्धरण में युगीन समस्याओं का निदान भी है और शांत समाधान भी। आधुनिक सभ्यता स्वार्थांध, द्वेषकृत और भोगलीन है, जिसके अनिवार्य फल हैं विध्वंस, दुख, नैराश्य। पिछले 2 विश्व युद्ध इसे भलीभांति प्रमाणित कर चुके हैं। इस दुस्थिति से यदि बचना है तो स्वार्थ के बदले त्याग, द्वेष के बदले प्रेम, भोग के बदले संयम को छोड़ कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दत्त अर्थात दो, केवल दो। केवल अपने लिए पूंजी मत बटोरो, उसमें दूसरों का भी हिस्सा है, उससे उन्हें वंचित मत करो। दयध्वम अर्थात दया करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो, अपने ही समान उनके योगक्षेम की भी चिंता करो। दमयत अर्थात इंद्रियों का दमन करो। अबाध भोग विनाश का कारण है, अतः इंद्रियों को वश में रखो। दान, दया, दमन से ही शांति स्थापित हो सकती है, शांति से ही सुख प्राप्त हो सकता है। नैतिकता का ह्रास ही मनुष्य की सभी आदि व्याधियों का मूल है। उसका उन्मूलन किए बिना शांति और सुख के सारे प्रयास निष्फल होंगे। कवि और आलोचक के रूप में इलियट ने इस टेक को बार बार दोहराया है और एक नई संवेदनशीलता के प्रसार की भूमिका तैयार की है। इलियट ने आलोचना पर न तो कोई स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, न कोई नियम गढ़ा है, न कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया है, न कोई संप्रदाय स्थापित किया है। फिर भी उनकी उक्तियों की सारवत्ता और शक्तिमत्ता ने अंग्रेजी आलोचना की दिशा बदल दी है। और यह कहना कठिन है कि भविष्य का इतिहासकार उनके कवि रूप को अधिक महत्व देगा या आलोचक रूप को। इलियट का प्रभाव अनेक आलोचकों का है, किंतु किसी का भी उन्होंने पूर्णतः अनुगमन नहीं किया है। उदाहरणार्थ, उनकी आलोचना में काव्य की अव्यक्तिकता, काव्य की स्वतंत्र कलात्मकता, सार्थकता तथा शब्द अर्थ का सहभाव वे अरस्तु की देन है। काव्य भाषा के लिए जनसाधारण की भाषा की वकालत के पीछे स्पष्ट ही वर्ड्सवर्थ की प्रेरणा है। कवि को भाषा का परिरक्षक तथा संवर्धक मानने एवं शब्द प्रयोग में अर्थ के प्रति सर्वाधिक सतर्कता बरतने की विशेषताएं उन्होंने इतालवी कवि दांते से ली है। यद्यपि दांते और वर्ड्सवर्थ की भाषा विषयक धारणाओं में आपाततः विरोध दिखता है। जहां दांते काव्य में भव्यात्मक शब्दों के प्रयोग के आग्रही हैं, वहां वर्ड्सवर्थ सामान्यतम शब्दों के, किंतु दोनों की संगति दुष्कर नहीं है। दांते लैटिन जैसी समृद्ध, परिनिष्ठित और प्रौढ़ भाषा के स्थान पर इतालवी जैसी अनगढ़ लोक भाषा के व्यवहार का प्रस्ताव कर उसमें साहित्यिक गरिमा की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ निर्जीव रूढ़ी से काव्य भाषा को मुक्त करना चाहते थे, क्योंकि उनके युग की अंग्रेजी में गरिमा की नहीं, सजीवता की कमी थी। वर्ड्सवर्थ इस कमी को दूर करने को उत्सुक थे। इसलिए वस्तुतः दांते और वर्ड्सवर्थ के भाषा आदर्शों में विरोध नहीं है। दांते का बल भव्यता और सटीकता पर है, वर्ड्सवर्थ का शक्ति और सजीवता पर। इलियट की दृष्टि में दोनों अनुकरणीय है। इलियट ने काव्य में लय एवं संगीत के स्वरूप पर या काव्य पढ़ने के समय अविश्वास के स्थगन पर जो कुछ कहा है, या काव्य बोध को तर्कात्मक से अधिक अंत प्रज्ञात्मक बताया है, उस पर कोलरिज के प्रभाव की छाया है। अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ में फ्रांसीसी प्रतीकवादी आलोचकों के नेता रेमी द गुर्मो से प्रभावित होकर ही इलियट ने काव्य की स्वायत्तता का और नैतिकता, धर्म या राजनीति से उसकी निरपेक्षता का उद्घोष किया था। काव्य का मूल्य केवल सौंदर्यात्मक होता है, यह गुर्मो की ही प्रतिध्वनि है। इस अंश में कलावादी अंग्रेज आलोचक वाल्टर पेटर के प्रभाव की संभावना को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बाद में आर्नोल्ड के प्रभाव से इलियट को इस अतिवादी धारणा में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। यद्यपि इलियट ने आर्नोल्ड की मान्यताओं का उपहास पूर्वक खंडन किया है,
और उन्हें आलोचक से अधिक साहित्य का प्रचारक कहा है, पर सच्चाई यह है कि इलियट की आलोचना पर सबसे अधिक प्रभाव आर्नल्ड का ही है। इसलिए सया लूसी का यह कथन सही है कि आर्नल्ड के साहित्यिक विषयक दृष्टिकोण में जो सिद्धांत अंतर्निहित है, उनका इलियट ने विस्तार, विकास और स्पष्टीकरण किया है। इलियट ने उस विचार में इतना परिवर्तन कर दिया कि वह पहचान में नहीं आता। बीज शानदार फसल बन गए हैं, मगर बोया उन्हें आर्नल्ड ने ही है। इलियट ने आलोचना सिद्धांत के प्राय सभी तत्व बीज रूप में आर्नल्ड के दो निबंधों, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म तथा द लिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ द अकेडमीज में पाए जाते हैं। इन दो निबंधों के अतिरिक्त आर्नल्ड के अन्य निबंधों से भी इलियट ने कुछ न कुछ ग्रहण किया है, जैसे द स्टडी ऑफ पोएट्री। निम्नलिखित अंशों में इलियट पर आर्नल्ड का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नयन में काव्य की साधनता माना, समग्र यूरोप को एक बौद्धिक संगठन कहना और दूसरे देशों से भी उत्तम विचारों को ग्रहण करना, ग्रीस और रोम की महान कृतियों को अमूल्य तथा अनुपेक्षणीय आदर्श समझना, इतिहास, बोध और परंपरा की धारणा की स्वीकृति, आभिजात्यवादी प्रतिमानों का समर्थन, कलाकृति की वस्तुनिष्ठता का आग्रह, रुचि का परिष्कार, कविता की संरचनात्मक सामंजस्य, सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक व्यापारों में समन्वय। अंतर केवल इतना है कि आर्नल्ड सृजनात्मक व्यापार की तुलना में आलोचनात्मक व्यापार को हीन कहते हैं, किंतु इलियट दोनों को समान महत्व देते हैं और एक दूसरे को पूरक मानते। इलियट कलाकार और उसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश में अनिवार्य संबंध मानते हैं। जैसा हमने पहले संकेत किया है, यह आर्नल्ड के प्रभाव का परिणाम है। अन्यथा आरंभ में इलियट काव्य की स्वायत्तता तथा निरपेक्षता के पोषक थे। इस प्रकार उनमें कलावाद और उपयोगितावाद दोनों का मिश्रण पाया जाता है। इतिहास, बोध और परंपरा की धारणाओं के अंतर्गत अतीत के समग्र साहित्य को वर्तमान के लिए और दूसरे देशों के साहित्यों को किसी एक देश के लिए सार्थक तथा उपादेय मानना इलियट की उल्लेख्य देन है। परंपरा की तरह काव्य की अवैयक्तिकता का सिद्धांत भी इलियट के लेखन में सर्वत्र अनुसूत है। रोमांटिक भावधारा की अतिवैयक्तिकता के विरोध में इलियट ने अवैयक्तिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अवैयक्तिकता का ही एक प्ररोह वस्तुनिष्ठता भी है। इलियट काव्य और आलोचना दोनों में अवैयक्तिकता एवं वस्तुनिष्ठता के समर्थक हैं। वस्तुतः अवैयक्तिकता एवं वस्तुनिष्ठता अभिजात्यवादी अवधारणाएं हैं, जिन्हें साहित्य के लिए वे हितकर समझते हैं। इलियट ने 1928 में अपने को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त, धर्म में एंग्लो कैथोलिक घोषित किया था। जॉन हेवर्ड ने इसे परंपरा के मूल्य में विश्वास का ही त्रिविधि अभिकथन कहते हैं, जो सर्वथा संगत हैं। इलियट सृजन प्रक्रिया में कवि के मन का सचेत योगदान नहीं मानते, बल्कि उसे केवल एक माध्यम मानते हैं। ये पंक्ति काफी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इलियट सृजन प्रक्रिया में कवि के मन का सचेत योगदान नहीं मानते, बल्कि उसे केवल एक माध्यम मानते हैं, जिसमें विविध और अनमिल भाव, संवेदन तथा विचार मिश्रित हों, एक बिल्कुल नया रूप धारण कर लेते हैं, जो उनके पहले रूपों से निर्मित होकर भी उनसे सर्वथा भिन्न होता है। इसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक लेख में इलियट ने उत्प्रेरक के दृष्टांत से स्पष्ट किया है। विभिन्न भावों, संवेदनों तथा विचारों का सम्मिश्रण अनिर्वचनीय रूप में घटित होता है। वे भाव, संवेदन तथा विचार कवि के अपने ही हों यह आवश्यक नहीं, बल्कि अपने न हों तो अधिक अच्छा। यदि अपने हों भी तो सृजन के क्षणों में उनकी व्यक्तिकता का परिहार हो जाता है और वे अवैयक्तिक, वस्तुनिष्ठ, सौंदर्यात्मक अनुभूतियों में परिणत हो जाते हैं, जिनमें कवि के व्यक्तित्व का कोई चिन्ह नहीं रह जाता। इसे ही इलियट ने व्यक्तिकता का परिहार, एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी कहा है। तात्पर्य यह है कि कोई भी काव्य कवि के अपने भावों से जितना असंपृक्त होगा, उतना ही रमणीय होगा और उसका साधारणीकरण भी उतना ही सुकर होगा। इलियट काव्य अनुभूति को विशिष्ट अनुभूति मानते हैं, रिचर्ड्स की तरह सामान्य अनुभूति नहीं। प्रायतः काव्यानंद लौकिक आनंद से भिन्न अर्थात विशिष्ट है। इस अंश में इलियट की मान्यता
भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यता के निकट है, जिसमें काव्य आनंद को अलौकिक माना गया है। आरंभ में इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य माने थे, कलाकृति का विषदन और रुचि का परिष्कार। 33 वर्षों के बाद द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक निबंध में उन्होंने दो दूसरे उद्देश्य सामने रखे, बोध और आस्वाद। आलोचना के साधन के रूप में तुलना और विश्लेषण ज्यों के त्यों रहे तो आलोचना के उद्देश्य हैं कलाकृति का विषदन, रुचि का परिष्कार, बोध, आस्वाद। इनके साधन हैं तुलना तथा विश्लेषण। यद्यपि आगे चलकर एलियट ने विषदन और रुचि परिष्कार की अपेक्षा बोध और आस्वाद को प्रश्रय दिया, पर बोध और आस्वाद में विषदन और रुचि परिष्कार गदार्थ नहीं होते। इनके अलग अलग उपादेयता है, साथ ही इनमें विरोध भी नहीं है। अतः चारों को आलोचना के उद्देश्य मानने में कोई क्षति नहीं है। भाषा प्रयोग में भी इलियट बेहद सतर्क हैं। स्पष्टता और शब्द अर्थ का पूर्ण सामंजस्य उन्हें अत्यंत काम्य है। दांते के जिन भाषा गुणों की उन्होंने प्रशंसा की है वे उनमें भी वर्तमान है। उदाहरणार्थ शब्द प्रयोग में चरम मितव्ययिता, रूपक उपमा, शाब्दिक सौंदर्य, लालित्य में परम संयम इलियट की दृष्टि में भाषा की पूर्णता के सर्वोच्च निदर्शन दाते हैं। स्वभावतः उनके गुणों को इलियट ने अनुकरणीय माना है और अपनी भाषा में अहित करने का प्रयास भी किया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इलियट को इसमें भरपूर सफलता मिली है। इलियट की भाषा चाहे गद्य की हो चाहे पद्य की, अत्यंत स्वच्छ, सटीक, प्रसन्न और प्रांजल है। उसमें अलंकार नहीं है, फिर भी नैसर्गिक सौंदर्य है। यत्र तत्र व्यंग्य का प्रयोग उनकी भाषा को अधिक प्रभावी बना देता है। आधुनिक जीवन की जटिलता की उपयुक्त भाषा में जो सूक्ष्मता और व्यंजकता होनी चाहिए वह इलियट की भाषा में अपनी पराकाष्ठा पर है। अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात कोलरिज ने किया था, आर्नोल्ड ने उसे आगे बढ़ाया। ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि उनमें कोलरिज की पकड़ और अंतर्दृष्टि नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे कायम रखा। व्यवहारिक आलोचना को दृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इलियट को है। व्यवहारिक आलोचना को दृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इलियट को है। कहीं कहीं जैसे मिल्टन और शेली की आलोचना में व्यक्तिगत धारणाओं में आविल होने पर भी उनकी आलोचना में जो तलस्पर्शिता तथा सारग्रहिता है वह विरल है। उसकी व्यापकता भी श्लाघ्य है। अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी साहित्यों के प्रमुख कवियों का पुनर्मूल्यांकन कर इलियट ने अपने साहित्यिक सार्वभौमता के सिद्धांत को व्यवहार में परिणत किया है। उनका पुनर्मूल्यांकन वाच्यार्थ में पुनर्मूल्यांकन है, घिसी पिटी बातों को दोहराने वाला इस्तिहारी पुनर्मूल्यांकन नहीं है। बहुतों के अनुसार इलियट अमेरिकी नई आलोचना के जनक हैं, हालांकि उन्होंने स्वयं इस पर अपना संकोच व्यक्त किया है। सैया लूसी के अनुसार इलियट संस्कृतियों, धर्मों, प्रजातियों, समूहों के सृजनात्मक तनाव में विश्वास करने वाले कलाकार हैं। तनाव का अभिप्राय संघर्ष नहीं, शक्तियों का संतुलन है। इलियट की परंपरा प्राकांतर से संतुलन की ही वस्तु है। ये संतुलन तनाव अनेकदा दृष्टिगत होता है, जैसे स्थायी मूल्यों और गतिशील काल के बीच, अतीव और वर्तमान के बीच, लेखक और उसके युग के बीच, लेखक और पाठक के बीच, अंतःप्रेरणा और शिल्प के बीच, जीवंत रूप और आरोपित आकृति के बीच, साहित्य और जीवन के बीच, विकासशील व्यक्ति और विकसित कृति के बीच। इलियट की साहित्यिक अवधारणा जीव है जो सतत विकासशील वर्धिष्णु है। इलियट की आलोचना में कहीं कहीं विरोध और असंगतियां भी दिखाई देती है। उनके अनुसार वह विचारों में विकास का अनिवार्य परिणाम है। बात बहुत दूर तक ठीक भी है। यदि कोई लेखक 50 वर्षों तक एक ही बात दोहराता रहे तो इसका अर्थ है कि उसके चिंतन में कुछ प्रगति नहीं हुई है। जो चिंतनशील और ग्रहणशील लेखक है उसे अपने विचारों में परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होगी ही। इसे विरोध न कहकर विकास कहना ही उपयुक्त है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री मैकियावेली के संबंध में इलियट ने कहा है कि वे रचनात्मक तो हैं पर सिद्धांत निर्माता नहीं। उनके विचारों की आवृत्ति ही हो सकती है, संक्षेपण नहीं हो सकता। यह उक्ति स्वयं इलियट पर भी चरितार्थ है।
कवि और आलोचक के रूप में इलियट को जो ख्याति और मान्यता मिली वह किसी दूसरे को अपने जीवन काल में शायद ही मिली हो। इस प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र देवेंद्र नाथ शर्मा, जो आरपीएससी के सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में हैं, उसके टॉपिक पूरे कर लिए हैं। आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।